नमस्कार। दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको अनसुनी कहानियां, एक ऐसे नाम की जिसने शब्दों के हुनर से अपने आप को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां कोई कभी पहुंचेगा फिलहाल तो नजर नहीं आता। अपने तीखे तीरों से वो ऐसा प्रहार करते थे कि जिसका किसी के पास उत्तर ही नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के व्यंग्य शिल्पी शरद जोशी की। एक ऐसा नाम जो लाता था होंठों पर मुस्कान। शरद जोशी का नाम ही होंठों पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। अधिकांश भारतीय उनके तीखे व्यंग्य बाणों, गहरी राजनीतिक अंतर्दृष्टि और बात कहने के जादुई अंदाज का आनंद उठाते हुए बड़े हुए हैं। उनकी अपनी भाषा पर पकड़ इतनी सदी हुई थी कि आज तक अनुवादकर्ता उनके लेखन का अंग्रेजी में अनुवाद करने में असफल रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि वे जब भी भोपाल जाते, लोगों की भीड़ उनकी एक झलक पाते ही उन्हें घेर लेती। महाकाल का नगर, शब्दों के आदि शिल्पी कालिदास का नगर। इसी शहर में एक सरकारी अधिकारी के घर में जब शरद ने पहली बार आंखें खोली तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही बच्चा बड़ा होकर सरकार की आंखें खोलेगा। एक नजर शरद के इस सफर पर। सैकड़ों साल पुरानी बात है। गुजरात के किसी बंदरगाह पर यूनान का एक जहाज किराने लगा। कारोबार के लिए वहां से लोग आए और बस गए। 400-500 साल बाद इनमें से एक कुनबा पड़ोस के मालवा इलाके में जा बसा, महाकाल के नगर उज्जैन में। इस नगर में संस्कृत और ज्योतिष अध्ययन की लंबी परंपरा थी। महाकवि कालिदास के जमाने से मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम वाले कालिदास, लिहाजा कुनबे के लोग ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बन बैठे। नवाबों को तारीख और दिन बताते थे कि उनकी किस्मत कैसे बदल जाएगी। कहावत है, शादी, नौकरी और मौत का कुछ भी तय नहीं होता। लेकिन इस ज्योतिष खानदान के लोग तो शादी और नौकरी की छोड़िए, मौत का हिसाब लगाकर बता देते थे और बात 100% सही साबित होती थी। इसी परिवार के श्रीनिवास जोशी को अंग्रेजी हुकूमत के महू मिलिट्री दफ्तर में नौकरी मिल गई। मराठी, हिंदी, गुजराती और उर्दू समझने वाले श्रीनिवास ने अंग्रेजी भी सीख ली। कुछ समय बाद मिलिट्री दफ्तर पूना वापस चला गया, लेकिन श्रीनिवास पूना नहीं गए और 2-3 नौकरियां बदलने के बाद ग्वालियर एंड नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी कर ली। यह सिंधिया रियासत की कंपनी थी और अनेक राज्यों में अपनी बसें चलाती थी। बसें लाल रंग की होती थी और बोलचाल में लाल डिब्बा कहलाती थी। आजादी के बाद मध्य प्रदेश बना तो यह कंपनी राज्य सरकार की हो गई। श्रीनिवास जोशी इसी कंपनी में डिपो मैनेजर हुआ करते थे और शरद जोशी उर्फ बच्चू, उनके बेटे शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां लेखन की कोई परंपरा नहीं थी। आजादी से 16 बरस पहले
जन्मे बच्चों की शुरुआत पढ़ाई उज्जैन के अलावा महू और रतलाम में भी हुई। बीए के लिए वो इंदौर के होलकर कॉलेज में दाखिल हो चुके थे और लिखने का सिलसिला भी इसी दरमियान शुरू हो गया। लेखन और अभिनय में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। खानदान में दूर दूर तक इन दोनों विधाओं से किसी का कोई रिश्ता नहीं था, लिहाजा चोरी छिपे लेखन के सिवाय कोई चारा नहीं था। कह सकते हैं कि बच्चों को लिखने पढ़ने के संस्कार मां शांति देवी और बाबूजी से मिले। मां जो अनपढ़ थी और शादी के बाद जहां जहां पतिदेव रहे वहां जिस भाषा के संपर्क में आई वो सीख ली। जैसे परिवार मूल रूप से गुजराती था, लेकिन मालवा में बसा तो गुजराती के अलावा संस्कृत, हिंदी और मालवी भी सीख ली। पड़ोसियों के संपर्क में मराठी और तमिल भी अच्छी तरह से जानने लगी थी। पति की संगत में अंग्रेजी समझने लगी थी। फुर्सत में इन भाषाओं की किताबें भी पढ़ती थी। बच्चों को भी यहीं से पढ़ने की लत लग गई। बाबूजी भी पढ़ने के शौकीन थे। संगीत, अभिनय और कलाओं में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो खुद अच्छे चित्रकार भी थे। बाबूजी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी और हुकूमत गोरों की थी, इस कारण अंग्रेजी उपन्यास पढ़कर और फिल्में देखकर वो अंग्रेजी के जानकार बन गए। कह सकते हैं कि सीखने की ललक बच्चों को मां और बाबूजी से ही मिली थी। लेकिन बेटा लेखक बने ये शायद वो नहीं चाहते थे। मां चाहती थी कि बेटा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करे, इससे वो हमेशा ईमानदार बने रहेगा, क्योंकि पोस्ट कार्ड और लिफाफे तो तय कीमत पर ही बेचने पड़ेंगे, यानी बेईमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्या आज कोई मां या बाबूजी ऐसा सोचते हैं? जिस दिन मां ये दुनिया छोड़कर गई, शरद को यह कचोटता रहा कि वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी नहीं कर पाए। संतोष इस बात का था कि ईमानदारी जरूर बचाकर रखी। क्या आज के बेटों को भी इस तरह की तकलीफ होती है? शायद नहीं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। शरद की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब कुछ समय पढ़ने के लिए इंदौर आए तो मामा जी के घर रहते थे। वहां एक टाइपराइटर था। बालक शरद जैसे ही मौका मिलता टाइपराइटर पर कुछ कागज लगाकर कुछ भी टाइप करता रहता। फिर लिफाफे पर कोई पता टाइप होता और इन कागजों को लिफाफे में बंद कर कर डाक के लाल डब्बे में डाल देता। डाकिया जब चिट्ठियां निकालता तो हैरान रह जाता। न पता समझ में आता, न डालने वाले का नाम। उसने जासूसी की तो बच्चू पकड़ में आ गए, फिर जमकर पिटाई हुई। एक और किस्सा। घर में एक पुराना ग्रामोफोन था। मामा जी उसमें काले तवे लगाते और उसमें भरे गाने, पक्के गाने सुना करते थे। उन दिनों ग्रामोफोन अमीरों के घर में ही होता था, इसलिए जब मामा जी जाते तो उसकी सुई निकालकर पुड़िया में बंद करते और जेब में रखकर चले जाते। शैतान शरद ने जुगाड़ लगाई और एक पिन से ग्रामोफोन बजाने का नुस्खा निकाल लिया। एक दिन ये पोल भी खुल गई, फिर जमकर पिटाई हुई। संगीत और लेखन के थे ये दो उदाहरण। अब सुनिए अभिनय का एक किस्सा। जनाब सबकी नकल उतारा करते थे। गंभीर से गंभीर इंसान शरद की एक्टिंग देखकर लोटपोट हो जाता था। एक बार उनके किसी दोस्त को 5 रुपए का नोट मिल गया। दोस्त वहां बैठी एक सब्जी वाली को यह रुपया दे आए, ताकि अगर कोई रुपया खोजते दिखाई दे तो उसे वापस मिल जाए। दोस्त ने मित्र मंडली को यह वाकया सुनाया।
दोस्तों ने बच्चू को एक्टिंग की दुहाई दी और 5 रुपया हासिल करने की चुनौती दे दी। बच्चू वहां गए और सब्जी वाले के सामने रुपए ढूंढने का नाटक करने लगे। उसने पूछा तो ऐसे बताया मानो दुनिया ही उजड़ गई हो, यहां घर में रुपया खोने पर घंटों मार पड़ेगी। फिर क्या था, 5 रुपए हाथ में आ गए। पूरी मंडली ने उस दिन फिल्म देखी और चाट पकौड़ी खाई। उन दिनों 1 किलो गेहूं 5 पैसे में आता था। इंदौर में शरद जोशी को लिखने की लत लग गई। चूंकि घर के लोग लेखक नहीं बनने देखना चाहते थे, इसलिए छद्म नामों का सहारा लिया। वो ब्रह्मपुत्र या शरदचंद्र जोशी के नाम से अखबार में लिखा करते थे। लेकिन शरद बचपन से ही लेखक बनने का सपना पाले बैठे थे। वे शिक्षा के लिए इंदौर चले गए और उन्होंने अपना बीए होलकर कॉलेज से किया, जहां सलीम खान, सलमान के वालिद साहब भी अध्ययन कर रहे थे। सलीम खान जो आगे चल के प्रसिद्ध फिल्मी लेखक भी बने। शरद जोशी की कथा जारी रहेगी। थोड़ा ब्रेक ले लें।